हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इनकी लेखांकन अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी लेखांकन अवधारणा क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी हमारे कॉन्सेप्ट्स शामिल है, आज हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आर द बेसिक आइडियाज द थ्योरीज ऑन हाउ एंड वाई सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रीटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर। कॉन्सेप्ट हमारे क्या होते हैं, इनकी अवधारणाएं हमारी क्या होती है कि हम एक तरह के सिद्धांत होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें सर्टेन कैटेगरी जो लेन देन होते हैं, एक सर्टेन कैटेगरी के जो लेन देन होते हैं उनको हम जो सर्टेन कैटेगरी के हमारे लेन देन होते हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उनके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं हमारे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कई सारे जिनकी वजह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि बिजनेस इज़ ए सेपरेट एंटिटी, मतलब कि इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है और जो हमारा ओनर होता है उन दोनों को क्या मानते हैं कि अलग अलग मानते हैं। क्या मानते हैं? इन दोनों को अलग अलग मानते हैं कि बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो अलग होती है और जो हमारे ओनर है उसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है वो अलग होती है। इन दोनों को क्या मानते हैं? सेपरेट मानते हैं इनसे। ठीक है, यानी कि मान लो एक जो उसका स्वामी है वो मान लो बिजनेस से कुछ भी चीज़ ड्राइंग कर रहा है, कुछ भी चीज़ मतलब ले रहा है, अगर ऐसे कोई भी सामान या माल लेके जा रहा है तो उसको हम उसकी ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कि इन दोनों के लेन देन जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे, वो उसका पर्सनल ड्राइंग मानेंगे उसको जो ओनर लेके जा रहा है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ मेजरमेंट, मतलब मनी को हम क्या करते हैं, मनी के बेस पर ट्रांजेक्शन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। मतलब कि जो भी हम आइटम्स या फिर जो भी कोई माल वाल हम कंपनी के अंदर मंगवा रहे तो वो सारे जो भी अगर मनी के अंदर वो मंगवाए गए, मनी के अंदर मतलब वो आए हैं, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। जो बिना मनी के हमने उधार में दी है कुछ भी है तो उसको हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो भी हमारी बिज़नेस हो क्या है कि लगातार चलता रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि वो चालू व्यापार है, मतलब वो लगातार चलता रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी लगातार चलता रहेगा। मान लो हमने कोई एसेट परचेज़ किया, इसके अंदर हमने क्या किया कि कोई एसेट परचेज़ की, कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं मान लो 1 लाख की। ठीक है, और इसको मान लीजिए हमारी 10 साल तक चलेगी। तो हम क्या करेंगे हर ईयर में इसके मतलब जितना हिस्सा इसका खर्च हो रहा है ना हर ईयर में 1 लाख में से सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, उसको ही हम संपत्ति में डालेंगे। ठीक है, और बाकी जो हमारा हिस्सा है उसको ही हम व्यय के रूप में ट्रीट करेंगे, मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं और बाकी को हम एसेट की तरह मानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये मानते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की व्यवसाय लगातार चलता रहेगा हमारा। उसके बाद है फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि प्री डिटरमाइंड पीरियडिसिटी जनरली एन ईयर, मतलब कि जो एक व्यवसाय है हमारा जो बिज़नेस है उसको हम क्या मानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड में लेके हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब एक लेखा अवधि मान लेते हैं उसकी प्री डिटरमाइंड, जिसके बेस पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। जो लेन देन उस ईयर के अंदर होते हैं सिर्फ उनको, जैसे मान लो हमारा जो लेखांकन ईयर है वो हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च तक होता है। तो इसको हम क्या करेंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शन उस ईयर के अंदर होगी, कुछ भी चीज़ हमने खरीदी है बेची है उनको उस ईयर के अंदर ही हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कि एन एसेट्स कॉस्ट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, मतलब कि एक एसेट हमने खरीदी है, लागत सिद्धांत के अंदर हम क्या करेंगे उसकी कॉस्ट के हिसाब से ही हम उस चीज़ की अकाउंटिंग करेंगे, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे उस एसेट की। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो हमने कोई एसेट है, इसमें हम क्या करेंगे एक एसेट को मान लो हमने क्या किया परचेज़ किया है एक एसेट, कितने परचेज़ किया 5 लाख में। 5 लाख में मान लो हमने कोई एसेट परचेज़ कर ली, तो फिर हम उसको क्या करेंगे उसके अंदर जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ मान लो 10,000 रुपये उसमें लग गए लाने में या फिर उसकी रिपेयरिंग में, तो इन सारी जितने भी हमारे खर्चे लगेंगे इसमें उन सबको ऐड करके जो हमारा टोटल प्राइस आएगा ना परचेज़ प्राइस उस पर रिकॉर्ड करेंगे इसमें। इस पर टोटल परचेज़ प्राइस पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और इसके अंदर हम जो हमारा मार्केट प्राइस होता है ना एसेट का,
क्या होता है, एसेट का मार्केट प्राइस जो होता है उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर, मार्केट प्राइस अलग भी हो सकता है, लेकिन हम इसके अंदर जो हमारे एसेट जितने हमने खरीदी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट आएगी ना टोटल करके परचेज़ की, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। इस पर हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6th कॉन्सेप्ट हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्न, मतलब वसूल हो जाएगा ना जब हमारा आगम, जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मान लो हमारी एसेट है एक, क्या कर रहे हैं हम, एक एसेट है, ठीक है, वो हमने मान लो 1 अप्रैल 1 अप्रैल मान लो 2018 में हमने वो जो एसेट है उस पे से हमें, मतलब एसेट है उस पे मान लो उसका ऑर्डर हुआ एक तरह से उस एसेट का, कि हमने उसका ऑर्डर दिया है, और उसका जो ऑर्डर है वो हमें रिसीव कब हुआ है, रिसीव हुआ हमें 1 मई 2019 को। तो हम इस वाली जो ट्रांजैक्शन है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर जो हमारी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो हमारा ईयर है ना, उस ईयर के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को, क्योंकि हमें वसूल कब हुआ है, ये ऑर्डर 1 मार्च 2019 को रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 1 मई 2019 को रिसीव हुआ, मतलब कि मार्च के बाद रिसीव हुआ, तो अगले ईयर में हम इसको काउंट करेंगे 2019-20 वाले में। ठीक है, रजिस्टर कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि जब हमें कोई भी आगम है, कोई भी रेवेन्यू है, आय है, वो हमें जब प्राप्त होगी ना, तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, एसोसिएटेड द क्यूज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे रेवेन्यू है, ठीक है, हमारे जो भी खर्चे हो रहे हैं और हमारे जो एक्सपेंसेस है, उन दोनों का मिलान करते हैं, आगम का व्ययों से मिलान करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों की रिलेशनशिप होती है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि हमारे जैसे कि मान लो कोई भी हम चीज़ रेवेन्यू हो रहा है हमें कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई व्यय भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हमें जो भी जितने भी व्यय किया उनको कैसे कैसे बांटना है, क्या करना है, उनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंस को भी लेकर चलेंगे, उन दोनों का हम मिलान करके चलते हैं। जैसे मान लो कोई रेवेन्यू हमें लेने के लिए, मान लो कोई हमने माल बेचा तो उससे हमें रेवेन्यू हुआ, लेकिन उसके लिए हमने कोई ना कोई एक्सपेंस भी तो किए होंगे, जब वो हमें मिले, मतलब एक्सपेंस किए हैं हमने कोई भी व्यय, चाहे हमने उनका भुगतान करा हो और चाहे नहीं किया हो, उनको भी देखेंगे इसके अंदर। जैसे कि हमने मान लो को रेवेन्यू किया है तो उसके ऊपर कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जिनका हमने अभी भुगतान नहीं किया हो, तो उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू के साथ साथ, दोनों का हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। उसके बाद है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट मतलब उपार्जन सिद्धांत, एक तरह से हमारा होता है अवधारणा, उपार्जन अवधारणा। एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि सिमिलर टू मैचिंग पीरियड शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरल। मैचिंग पीरियड की तरह ही हम इसमें भी क्या करते हैं कि एक्यूरल जब हमें उपार्जित हो जाते हैं वो चीज़, तभी हम उसका ट्रांजैक्शन करेंगे। मान लो कोई चीज़ हमने खरीदी है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि हमें बेशक हमने उसका भुगतान किया हो या फिर हमें कोई जैसे आय होनी थी वो हुई हो चाहे नहीं हुई हो, लेकिन वो देय हो गई हो, जैसे कोई हमें भुगतान करना था वो हो गया हो नहीं हो, लेकिन हम वो मिलना चाहिए था हमें, एक तरह से ड्यू हो गया था, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। मान लो कोई मशीनरी है, मान लो कोई मशीनरी का ही ले लेते हैं, ठीक है, मान लो कोई मशीनरी है, उस पर डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, डेप्रिसिएशन नहीं, मान लो कोई मशीनरी हमने क्या किया कि उसको परचेज़ किया है, ठीक है, उसकी पेमेंट हमें करनी थी, उसकी पेमेंट ड्यू कब हुई थी, 31 मार्च को लगा लो, 31 मार्च को ड्यू हुई थी, लेकिन हमने उसकी पेमेंट की है 12 अप्रैल को,
तो हम क्या मान लेंगे इसको कि जो मशीनरी है उसको हम मार्च वाले मतलब मार्च वाला जो ईयर है ना उसमें ट्रीट करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम अप्रैल वाले कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ है कि हमें हमारी जो अप्रूव है वो दे कब होगी थी, 31 मार्च को देनी थी हमने परचेज़ के, तो उसकी पेमेंट लेकिन हमने दी कब, अप्रैल में। तो हम मार्च में ही उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हमारे तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, उसकी दो एक्सपेक्ट होती है, द गिविंग एंड द रिसीविंग, मतलब डेबिट और कौन कौन से साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसके अंदर हमारी दो साइड होती है, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी दो साइड होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें दोनों साइड्स को लेकर चलते हैं। मतलब कि मान लो हमने कुछ परचेज़ किया तो उससे हमें कुछ ना कुछ मतलब हमने व्यय भी किया, उसके लिए पेमेंट भी किया और हमें माल भी रिसीव हुआ, तो मतलब दोनों चीज़ होगी। तो डेबिट और क्रेडिट करेंगे उसी के साथ से इसमें दोनों एक्सपेक्ट को लेकर चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट को की एक्सपेक्ट को, ताकि हमारी जो बैलेंस शीट है इसी के अकॉर्डिंग तो बैलेंस शीट का जो हमारा बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर आ जाती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों को लेकर चलेंगे तभी तो बराबर आएगी वो। तो इसके अंदर हम यही मानते हैं। तो इसके अंदर हम जो हमारे एसेट है, मान लो हमारी एसेट है, उसको हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं लायबिलिटीज़। कैपिटल हमारी कौन सी होती है, कैपिटल के अंदर हमारा ओन भी हो सकता है, बोरोड भी हो सकता है, और लायबिलिटीज़ जो हमारी है, ठीक है। तो हमारे एसेट का जो जोड़ होगा ना वो इन दोनों के बराबर होगा, कैपिटल के और लायबिलिटीज़ के जोड़ के बराबर। ये हमारा डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। इसको हम दोहरी लागत वाला सिद्धांत है ना, कैसे इसको हम दोहरी लागत का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अंदर यही देखते हैं डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो में हमारे ये कॉन्सेप्ट यहीं तक थे, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कन्वेंशंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर हमारे यही कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।